क्या हाल है साथियों। चलिए आज आप लोग को ले चलते हैं 24 मई का करंट अफेयर दिखाने अपने अपने चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पर। ठीक है, और ये दोनों ही भाषाओं में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल पे का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, एकदम फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और जो हमारा एकमात्र ऑफिशियल नंबर है 9650347272, इस पे जाके आप लोग यूपीएससी और यूपीपीएससी की और 2023 की, ठीक, और अभी जो है टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर की जो है पीडीएफ के लिए बात कर सकते हैं। ये एक नंबर है हमारा खाली, ठीक। और आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये ट्रीमेरासस सुरुस माराई, तो ये एक सांप की प्रजाति पाई गई है, उसके बारे में है। EVTOL, इसमें क्या है कि जो हेलीकॉप्टर है या व्हीकल है वो वर्टिकली जो है ऊपर उठेगा, हॉवर करेगा, फिर अपना जहाँ जाना जाएगा और वर्टिकली ही लैंडिंग कर जाएगा। अभी क्या होता है, ऐसे पूरा आता है या फिर ऐसे उड़ता है, तो वैसे वाली चीज़ है, ये वर्टिकल होगा, ठीक है। और एंथनी लेबनीज़ ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे भी होता है वर्ल्ड, ठीक। और ये कुछ अमेंडमेंट किए गए, तो क्या क्रिटिसिज्म है, क्या इसकी निटिग्रिटीज़ हैं, वो देखेंगे। इंटरनेशनल टी डे 21 मई को होता है। संगीत कला निधि अवार्ड, मद्रास म्यूज़िक एकेडमी जो है उससे संबंधित ये कई सारे अवार्ड हैं, जानेंगे क्या क्या होता है। AI चिप, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चिप्स कैसे बन रहे हैं, क्या चीज़ें हेल्प करते हैं, ठीक। डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग देखेंगे। इसके अलावा लुक आउट सर्कुलर, ये कोई भी व्यक्ति हमारे देश से बाहर जा रहा हो या बाहर से आ रहा हो, चाहे वो आपका एयरपोर्ट पे हो, सी के रास्ते से हो, पानी के रास्ते से हो, तो उसको रोकना, ठीक, तो उसको बोलते हैं लुकआउट सर्कुलर। इसके अलावा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, अब ये जैसे कि आपका TPP है, ट्रांस पैसिफिक, ठीक है ना, पार्टनरशिप, आपका इकोनॉमिक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हैं, वैसे RCEP है, तो वैसे ये बनाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। जापान में भी इसको लॉन्च किया जाएगा, देखते हैं क्या है। रंबन टनल, ठीक, तो यहाँ पे अभी टनल बनाई जा रही थी, तो कुछ यहाँ पर भूस्खलन की वजह से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन जो एरिया था वहाँ पर कुछ गिर गया मलबा, तो उससे संबंधित कुछ एक कमेटी बनाई गई है, और ये रंबन टनल कहाँ से क्या किसको जोड़ता है वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, ठीक। तो चलिए, ट्रीमेरासोरस मायाई, तो देखो ये एक तरीके का जो है सांप है, ऐसा ग्रीन कलर का होता है, ठीक। और ये आपका मेघालय, मिजोरम और यहाँ तक कि गुवाहाटी आसाम में भी पाया जाता है। इसमें जो मायाई नाम है, ये माया एक्चुअली जिन लोगों ने इसको ढूंढा है, ठीक, तो 7 लोगों ने ढूंढा, उसमें से एक आर्मी ऑफिसर, उनकी मदर का नाम जो है माया था, तो उसी से ही जोड़ दिया ना ट्रीमेरासोरस मायाई, ठीक है। तो एक स्पेशीज़ का नाम उनकी मदर के नाम पे हो गया। ये बस सोचिएगा कि एक मतलब सांप के नाम, मदर का नाम सांप का नाम क्यों रखा, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक पूरी स्पेशीज़ का नाम जो है अपने मतलब अपनी माँ के नाम को उसमें दिया, तो अच्छी बात है। और मेघालय में काफ़ी स्पिरिट और वो सब चलता है कि बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे कि चाइना वाले ड्रैगन को मानते हैं, तो वैसे मेघालय माना था। तो एक सरपेंट होता है बहुत बड़ा सा, उसको यूथेलन बोलते हैं, तो खैर वो इतना वो नहीं। ये ट्रीमेरासोरस मायाई जो है एक ग्रीन सांप होता है, मेघालय, मिजोरम और गुवाहाटी में तीनों जगह पाया जाता है, वह ध्यान रखना। मायाई नाम जो है क्यों रखा गया, समझ गए होगे आप, ठीक। अब मतलब याद रहेगा कुल मिलाकर। EVTOL, तो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। अब देखो, वर्टिकल टेक ऑफ कर जाए और लैंड भी कर जाए और फिर कहीं जाना चले जाए, तो इसका उपयोग कहाँ पे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? अर्बन एरियाज़ में, ठीक है ना। अर्बन एरियाज़ में थोड़ा सा इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, तो ऐसे भी व्हीकल हमारे आ पाएंगे, लेकिन इसमें वर्टिकल टेक ऑफ हो रहा है, लैंडिंग हो रहा है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्ड जुड़ा हुआ। तो देखो, जो भी टेक्नोलॉजी में जो है बढ़ोतरी हुई है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक बैटरी, वो सब इसको जो है टेक ऑफ वर्टिकल और मतलब लैंडिंग करने में मदद करने वाला इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, ठीक, मोटर, बैटरीज, फ्यूल सेल, तो ये टेक्नोलॉजी ने इसको और आसान बना दिया है। और कुछ कंपनियां भी हैं जिन्होंने इसमें जो है ऑलरेडी बनाए हैं, ठीक। तो देख रहे हो, अर्बन एरियाज़ में जा सकेगा, इधर से उधर जा सकेंगे वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग से, ठीक है। एंथनी एल्बनीज़, ये क्या है भाई साहब, ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए ऑस्ट्रेलिया के, लेबर पार्टी के हैं। स्कॉट मॉरिसन इससे पहले थे, जो अब हट गए, हार गए चुनाव, ठीक। और इनका सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है कि क्लाइमेट
चेंज में कि जो पॉलिसी है उसमें कुछ जो है बदलाव लाया जाए, क्योंकि पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा जो है वहाँ के जंगलों में आग लगी है, फ्लड्स आए हैं तो एक बड़ा मुद्दा है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन इनके जो है एजेंडा पे रहेगा। ठीक, क्या नाम है? एल्बनीज़। ठीक, एंटनी एल्बनीज़। ठीक है, फोटो भी है ताकि याद रहे। अगला टॉपिक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो इसमें कई सारे अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, कुछ मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि उसका क्या क्रिटिसिज्म है और क्या अमेंडमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अभी पिछले साल दिसंबर के महीने में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 वाला, उसमें कुछ संशोधन किया जा रहा है 2021 के नाम से। और अभी खैर इस बिल को जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया है, वहाँ पे जाके अभी इस पे समीक्षा हो रही है। कुछ क्रिटिसिज्म किस बात पे है कि इस जो संशोधन किया जा रहा है इसमें एक चीज़ होती है कि जब आप बायोडाइवर्सिटी जाते हो, मतलब जंगलों में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो वहाँ पे कई लोग स्थानीय लोग होते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं। ठीक, तो उनकी, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सोवा रिग्पा सिक्किम हिमालयन रीजन में, तो वहाँ पे जो मेडिसिन है, ठीक, तो वो मेडिसिन के कुछ जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। अब वहाँ पे कोई शोध करने जाता है, रिसर्च करने जाता है, वो चीज़ सीखता है और वो जाके फिर अपनी दुकान खोल लेता है, खूब पैसा कमाता है। ठीक, अब उस पैसे से आपको बताइए, सोवा रिग्पा वाले इस एग्जाम्पल लेते हैं, क्या उसके साथ में उसको ये बेनिफिट शेयर नहीं करना चाहिए? आप कहेंगे बिल्कुल करना चाहिए। तो यहाँ पर संशोधन जो किया जा रहा है उसमें कुछ एग्जामिशन, छूट दे दी गई है कुछ लोगों को कि आप जो स्थानीय लोग हैं उनसे बेनिफिट शेयर नहीं करेंगे। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग को अगर आप नहीं जोड़ोगे तो आप जो है बायोडाइवर्सिटी को नहीं बचा सकते, फॉरेस्ट को नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते, सीधी सी बात है। ठीक, लोकल लेवल पे आपको उनको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बेनिफिट, अब वो लोग, आप वहाँ से आ गए, उनको हो सकता है पता भी ना चले कि आप उससे लाखों करोड़ों रुपया बना रहे हो। तो लेकिन हमें तो पता है ना, जागरूक लोग हैं, तो सरकार को तो देखना चाहिए ना इस चीज़ को कि उनको भी बेनिफिट मिले, उनका भी जो है सामाजिक आर्थिक विकास हो। तो वहाँ पे ये चीज़ें क्या है, कई सारे अप्रूवल, कई सारे रिसर्च, कई सारी जो लोग हैं गवर्नमेंट के लोग, उनको जो है एग्जम्प्ट कर दिया कि बेनिफिट शेयर नहीं भी कर सकते हैं। ठीक, और कब कर सकते हैं? जब आपको जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ शर्तें होंगी, पहले उसके अनुसार ही कर सकते हो। तो केस बाय केस बेसिस पे होगा। और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से इन टर्म्स पे डिसाइड करने का जो है हक भी नहीं इसमें दिया गया है। तो इन सब का क्रिटिसिज्म हो रहा है। ठीक, तो मेरे ख्याल से इस तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया कि क्या क्या इसमें संशोधन किए जा रहे हैं और क्या क्या उसके जो है क्रिटिसिज्म है। तो ये एक तरीका है आपको और अच्छे से समझाने का। अब इसके लेकिन कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, कोडिफाइड यानी कि संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान। अब ये संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान क्या है मैं आपको नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद अपने एक्ट में इसको जो है कोडिफाइड, इसको डिफाइन नहीं किया है। ठीक, तो पता ही नहीं, अब नहीं डिफाइन किया, इससे ये नहीं होता कि भाई साहब किस चीज़ को हमें देखकर जो है उनको बेनिफिट शेयर करना था कि नहीं करना था। इससे ये होता है कि कुछ भी ब्रॉडली ये अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके, व्याख्या करके, और इससे जो है एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। आयुष प्रैक्टिशनर जो है उनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया लोकल कम्युनिटीज से, आपका जो स्थानीय समुदाय है उनसे बेनिफिट शेयर करने से। ठीक, बायो सर्वे एक्टिविटी है, इन सब का भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है कुछ यहाँ पे क्रिटिसिज्म है। इसको इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज यानी संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान क्या है, बेनिफिट शेयरिंग कैसे हो, इसमें लोकल समुदाय का डायरेक्ट रोल नहीं है। साथ ही साथ जो भी ऑफेंसेस थे, ठीक है ना, इस लॉ के अंतर्गत जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट था 2002 का, उसमें कई सारे ऑफेंस थे, अपराध थे, तो उसको अपराध अब हटा ही दिया। अब उन्होंने कह दिया कि पेनल्टी पड़ेगी, कोई वो उसको जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया एक तरीके से, समझ लो। ठीक, कोई सजा वजा नहीं होगी, खाली पेनल्टी होगी। तो अब ये पेनल्टी भी कौन डिसाइड करेगा? भाई साहब गवर्नमेंट ऑफिशियल डिसाइड करेगा कि हाँ भैया यहाँ पे पेनल्टी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। अब एक चीज़ ये है ना कि इतना विवेकाधिकार, इतना डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नमेंट ऑफिशियल को देने से करप्शन बढ़ता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी है कि एक तो पावर में हो कोई और उसको डिस्क्रिशन हो, तो ये करप्शन को जो है बढ़ाता है। ठीक, तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है इस तरीके के मेंस में बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बताइए कि किस तरीके से जो है हमारे जो नया लॉ आया है उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करिए, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे होता है। थीम क्या होता है मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, कमेंट करके बताइएगा।
अगला टॉपिक है इंटरनेशनल टी डे यानी कि चाय दिवस 21 मई को होता है हर साल। क्या इसकी हिस्ट्री है, कल्चरल, इकोनॉमिक क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब बताते हैं। पहली बार ये मनाया गया था भारत में 2005 में, और फिर 2015 में भारतीय गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से कि भैया इसको ग्लोबली ले जाओ। फिर जो है अब ये आपका इंटरनेशनल टी डे बन गया 21 मई को। मई का महीना क्यों चूज किया गया? क्योंकि इसी महीने ज़्यादातर कंट्रीज में टी का प्रोडक्शन चालू होता है। ठीक, और टी जो है ये माना जाता है कि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से और चाइना के जो है दक्षिण पश्चिमी हिस्से में जो है ये उद्गमित हुआ था, और वहाँ के लोगों का ये आजीविका है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश किया गया था टी एक्ट के अंतर्गत 1953 में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। एक रोचक बात यह है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक, जो टी बोर्ड है ये टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम को कार्यान्वित करता है, जिसमें कि वित्तीय सहायता दी जाती है टी इंडस्ट्री को, जो कि कंट्री में है। ठीक, गॉट द पॉइंट। अब अगला टॉपिक है कि मद्रास म्यूजिक एकेडमी, इसने कई सारे अपने अवार्ड अभी घोषित किए हैं 2020, 2021, 2022 के, 2 साल के, क्योंकि पैंडेमिक था इसलिए अब कर रहे हैं ये लोग। ठीक, तो मद्रास म्यूजिक एकेडमी, इसका उद्गम कब हुआ भाई साहब? ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन हो रहा था मद्रास में 1927 में, तब ये एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ। तब सोचा गया कि एक म्यूजिक एकेडमी बनानी चाहिए। ठीक, तो फिर आपका मद्रास म्यूजिक एकेडमी बनाई गई 1927 में। तो ऑल इंडिया कांग्रेस मद्रास में जो हुई थी 1927 में, तो वहाँ से इसका उद्गम हुआ। कौन कौन से अवार्ड्स हैं इसमें जान लेते हैं। पहला तो अवार्ड है संगीत कला निधि। अब देखो इसको इसलिए भी बताना जरूरी है, हालांकि ये तमिलनाडु का आप कहोगे कि ये उधर का आप हमको क्यों पढ़ा रहे हो, ये मतलब वैसे दिया जाता है, कर्नाटिक म्यूजिक के लिए है, ये बात सही है। ये जो भी अवार्ड दिए जाते हैं कर्नाटिक म्यूजिक, दक्षिण में कर्नाटिक म्यूजिक और उत्तरी नॉर्दर्न एरिया में हिंदुस्तानी म्यूजिक होती है, कर्नाटिक म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन ये संगीत नाटक अकेडमी जो है उससे अलग है, इसलिए भी समझना जरूरी है। तो संगीत कला निधि हो तो कोई भी एक पर्सन जिसने कर्नाटिक म्यूजिक में अच्छा खासा जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो, ठीक, तो उसको दिया जाता है। साथ ही साथ MS सुब्बुलक्ष्मी, ये द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है, वो भी अवार्ड दिया जाता है साथ ही साथ। ठीक, फिर इसके बाद है संगीत कला आचार्य, आचार्य यानी कि टीचर। तो कोई भी 2 सीनियर म्यूजिशियन जो हैं जिन्होंने कई सारे डिसाइपल को जोड़ा हो, उनको दिया जाता है। नाट्य कला, नाट्य यानी कि डांस, तो सीनियर डांसर कोई है इनॉग्रेशन एनुअल डांस फेस्टिवल में, तो उनको दिया जाता है। TTK अवार्ड, TTK ये TT कृष्णामाचारी थे, ये यूनियन मिनिस्टर इंडस्ट्रीज भी थे, आर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा देते थे, तो इनके नाम पे अवार्ड रखा गया, जिसमें 2 सीनियर म्यूजिशियन जो है जिन्होंने म्यूजिक के फील्ड में आइकन या गुरु का जो है एक पद लिया है, तो उनको दिया जाता है अवार्ड। इसके अलावा एक वायलिन बजाने वाले थे बहुत ही बढ़िया, पापा KS वेंकटा रमैया। ठीक, इनके नाम पर एक किसी वायलिनिस्ट को जो है अवार्ड दिया जाता है। फिर म्यूजिकोलॉजिस्ट अवार्ड हो गया, अब ये म्यूजिक में रिसर्च जो कर रहे हैं कर्नाटिक वाली, उसमें उनको दिया जाता है। और फिर इंदिरा शिवासाइलम एंडोमेंट कॉन्सर्ट एंड मेडल, तो ये भी जो है नवरात्रि के टाइम पे जो है हर साल अवार्ड दिया जाता है, टॉप रैंकिंग जो भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होता है उसको। ठीक, तो कुछ अवार्ड्स हैं, मे भी पूछ सकता है, तो आप लोग कम से कम ये तो कर लोगे कि कहाँ से संबंधित है, मद्रास से है, कर्नाटिक म्यूजिक से है, इस तरीके से। ठीक, वायलिनिस्ट के जो नाम बताए, TTK के नाम बताए, पापा KS वेंकटा रमैया वायलिनिस्ट थे, ये सब ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है AI चिप्स, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चिप्स। तो अब आप लोग को इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा जनरल जो एवरीडे लाइफ है उससे जोड़ूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एलेक्सा होता है, एप्पल में सिरी होता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि आप कुछ बोलते हो और फिर वो जवाब देते हैं, एलेक्सा डू दिस, एलेक्सा जो है वेदर कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जो हम लोग इंसान जिस तरीके से काम करते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर भी सीखे और बातचीत करे, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं। जैसे हम लोग करते हैं काम वैसे ही करे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला था। तो अभी क्या है कि इस तरीके की चिप्स बन रही हैं। चिप्स मतलब वो वाले आलू वाले चिप्स नहीं है, ये चिप्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वाले में, तो वो इन सब चीज़ों को खुद ही पहले से ही जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले काम, जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो एलेक्सा वाले मैंने वो बताई, कंप्यूटर विजन, आपका रोबोटिक्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, इन सब में आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है अडॉप्ट कर पाए। तो डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन या फिर ये भी बोलते हैं एक्टिव न्यूरल नेटवर्क। इसमें जैसे जैसे आप बात करते आते हो वैसे वैसे वो सीखता आता है, एक्सपीरियंस सीखता है और फिर आगे अपने रेस्पॉन्सेस को चेंज करता आता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एलेक्सा से आप पूछो कि व्हाट इज़ माय जो है ब्रदर्स नेम, तो वो कहेगा
वो कहेगी कि हमें नहीं, अभी नहीं पता है, बट अगर आप बता दोगे तो आई विल लर्न। ठीक है, तो आपने बता दिया कि माई ब्रदर नेम इज दिस एंड दिस, रामू नाम है, तो वो फिर अगली बार जब आप पूछोगे तो बताएगा कि योर ब्रदर नेम इज रामू, तो उसने लर्न किया। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल से समझने में मुझे लगता है कि आपको आसानी हो रही होगी। ठीक, तो इसमें चिप में क्या हार्डवेयर आर्किटेक्चर होता है अलग तरीके, बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे तरीके से कर सके, ये चीज़ में बताई जा रही है। ठीक, एग्जाम्पल जरूरी है, डीप लर्निंग हो सकता है, अलग से एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी बन सकता है। अब देखिए, लुकआउट सर्कुलर होता है। लुकआउट सर्कुलर जैसे मैंने आपको बताया, देश से कोई बाहर जा रहा है या देश के से किसी बाहरी देश से भारत में आ रहा है, ठीक, या फिर आपके देश में आ रहा है, तो चाहे वो एयर के थ्रू आ रहा हो यानी कि एरोप्लेन, चाहे वो पानी शिप के थ्रू आ रहा हो, चाहे वो जो है आपका जमीन के रास्ते आ रहा हो, लैंड के रास्ते हो, तो उसको जो है बॉर्डर पे या फिर जो भी पॉइंट है वहाँ पे रोकना। तो उसके लिए लुकआउट सर्कुलर होता है कि भाई साहब हाँ ये जो है यहाँ से धोखाधड़ी करके भाग रहा है या फिर धोखाधड़ी करके आ रहा है वापस, तो उसको रोको। जैसे माल्या और नीरव मोदी सब है, इनको रोकना था, तो लुकआउट सर्कुलर टाइप से चीज़ें होनी चाहिए थी। ठीक, तो इसके लिए कौन जो है लॉ मतलब गाइडलाइंस बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बनाता है। इमिग्रेशन मतलब इनकमिंग। ठीक, कोई आ रहा है, माइग्रेट कर रहा है, तो इमिग्रेशन बोलते हैं। तो अब इस पे पंजाब एंड हरियाणा के हाई कोर्ट ने बोला था कि भैया, अब इसमें क्या हुआ कि कई, जब आप लोग पता नीरव मोदी सब लोग भाग गए 2018 में, तो फिर ये होम अफेयर मिनिस्ट्री ने कई सारे गाइडलाइंस में चेंजेस किए और कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, ठीक, वो भी उनके जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यकारिणी है, वो भी लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा सीबीआई हो गया, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो गया, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो गया, इनकम टैक्स, ये सब लोग भी लुकआउट नोटिस सर्कुलर जो है जारी कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसा किया गया था। अब कई लोग को क्या हुआ कि कई लोग को हरासमेंट लगने लगा, तो वो लोग कहाँ जाएंगे भाई साहब? कोर्ट के पास जाएंगे। तो हाई कोर्ट के पास गए थे, वहाँ पर उन्होंने पूछ लिया भाई साहब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कि तुमने जो है पहले तो एक कॉपी हमें दो एलओसी की जो तुमने दी है, साथ ही साथ क्यों तुमने एलओसी इशू किया, और उसके बाद क्या पोस्ट डिसीजनल अपॉर्चुनिटी है, तो ये सब के लिए बारे में पूछा था। हालांकि फिर सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंचे, सरकार पहुंची, तो वहां पर इस हाई कोर्ट के, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इस वाले डिसीजन को रोक दिया गया है। ठीक, तो ये चीज़ है, देश की सिक्योरिटी और ये सब भी इसको इम्पोर्टेंट है। अगर कोई सही है, ठीक, उसके खिलाफ अगर मान लो एलओसी जारी हो गया, तो वो अपने आप को सही साबित करवा लेगा ना यार, क्यों परेशान हो। लेकिन कोई गलत ना छूट जाए, इसको हमें इंश्योर करने के लिए लुकआउट नोटिस अगर कोई जारी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज़ समझने वाली बात है। ठीक, तो ये सब बताया गया है इस वाले टॉपिक में। ठीक, बाकी देखिए अगला टॉपिक है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अभी आप लोग को मालूम है कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी जो है जापान गए हुए हैं, और जापान में अमेरिका के द्वारा एक नई पहल मतलब ट्रेड पार्टनरशिप की चालू करने वाले हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट जोसेफ बिडेन। तो उन्होंने बोला है कि हम एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को जो है वहाँ पर लॉन्च करेंगे। तो अब ये एक तरीके से ये भी है कि पैसिफिक और इंडियन ओशियन में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग ये ट्रेड पार्टनरशिप में जुड़ेंगे मतलब। ठीक, और ये मोदी जी की अटेंडेंस में हो रहा है, तो क्वाड जो है आपका इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो इनको भी मजबूती, इकोनॉमिक टाइज से मजबूती मिलने वाली है। ठीक, हालांकि इसको कई लोगों ने बोला है कि जो RCEP है जिसमें चाइना मेंबर है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है 17 मेंबर का, उसमें भी चाइना मेंबर, तो उसके मतलब हम काउंटर नहीं कर सकते इस वाले से IPEF से आपका RCEP को। इंडिया इसका मेंबर नहीं, इंडिया ने मना कर दिया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना जो कर रहा है उसकी वजह से। और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, तो वहाँ पर तो भाई साहब पैसिफिक कंट्री थो ना इंडिया, तो वहाँ तो होना ही नहीं था। तो खैर इसकी वाइड मेंबरशिप होने वाली है, क्योंकि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों कंट्रीज इसमें जुड़ सकते हैं। और इसमें फोकस जो होगा वो डिजिटल इकोनॉमी, ठीक, आपका क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, मैंने आप लोग बताया था, कोयले से आप जो है सोलर की तरफ जा रहे हो, अक्षय ऊर्जा की तरफ जा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स पे फोकस रहेगा। इंडिया ने भी डिसीजन नहीं लिया है कि वो फ्रेमवर्क ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, अभी वो देख रहा है कि क्या रूपरेखा अमेरिका इसमें रखने वाला, फिर उसके बाद डिसीजन अपना लेगा। ठीक, अगला और आखिरी आज का टॉपिक है रंबन टनल। रंबन टनल जो है आपका ये जम्मू से श्रीनगर के रास्ते में देखिए टनल बनाई जा रही है ताकि अच्छी कनेक्टिविटी हो सके। लेकिन यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन जो साइट थी वहाँ पे कुछ जो है रिसेंट कोलैप्स कुछ हुआ। ठीक, तो उस पर जो एक कमेटी बनाई गई है सरकार, केंद्रीय सरकार के द्वारा। उस कमेटी के जो हेड हैं वो जो है JT साहू होंगे, IIT दिल्ली के प्रोफेसर हैं, चेयरमैन होंगे। बस ध्यान रखना 10 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देंगे। जम्मू और श्रीनगर हाईवे पे जो है इस पे रेमेडियल मेजर्स भी देंगे कि भैया किस तरीके से सोल्यूशन मतलब इसका निकाला जाए।
ये स्ट्रेच जो है डिगडोल और खूनी नाला, ठीक, रंबन बनिहाल सेक्शन के बीच में, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड और पत्थर उत्तर बहुत गिरते रहते हैं, तो उस पर जो है कुछ सोल्यूशन भी होगा और जो क्यों गिरा वो भी बताया जाएगा, सोल्यूशन भी दिया जाएगा, तो अच्छी बात है। बाकी कौन प्राइवेट फर्म में बना रहे हैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आता है आप लोगों को तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा आंसर्स को। तब चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।